हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। टॉपिक मान लो या नई बुक मान लो, ठीक है। आपकी नई बुक स्टार्ट होगी आज, कौन सी? क्वांटम मैकेनिक्स, बीएससी फाइनल ईयर के लिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए आइए, अब अपन स्टार्ट करने से पहले क्वांटम फिजिक्स को ये जानना जरूरी है कि क्वांटम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। बगैर क्वांटम फिजिक्स के अपन जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या क्वांटम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं क्या इसके बिना भी, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आइंस्टीन के कुछ नियम है, या मैक्सवेल के क्या आ गई, चारों इक्वेशन आ गई, तो क्या उनसे अपन क्या नहीं निकाल सकते? जितने भी जो फिनोमिना है या जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनको क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो यहाँ पे यही इसका आंसर है कि हाँ, अपन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? देखना बेटा, जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है उससे पहले की फिजिक्स कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहलाती है? क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स की क्या इंडिकेंसी थी कि हमें क्या लाना पड़ा? क्वांटम फिजिक्स लाना पड़ा। समझिए, वापस वही बात है कि क्वांटम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स आने से पहले एक बात तो ये क्लियर कि क्वांटम फिजिक्स आने से पहले की फिजिक्स क्या कहलाएगी? क्लासिकल फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। तो अब वापस स्टार्ट करते हैं वही टॉपिक की क्यों रिक्वायरमेंट रहा, किसको पढ़ना? क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना। तो देखिए, तीन हम टॉपिक लिख रहे हैं आपके सामने। पहला टॉपिक लिख रहे हैं अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखना बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक तो टॉपिक ये। एक टॉपिक और ले लीजिए, चाहे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ले लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या आप लेना चाहो तो क्या ले लीजिए? कॉम्पटन इफेक्ट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉम्पटन इफेक्ट ले लीजिए। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए तो जिनका जो अपन ग्राफ जो मिला उनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी फिजिक्स फ्लॉप होगी? क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप होगी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को एक रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? एनएलएम पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन का जो फोर्स के नियम पढ़े होंगे, और क्या पढ़ा होगा? और जैसे मान लीजिए मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ी थी। तो ये क्या नहीं करती? कंप्लीटली क्या नहीं करती? एक्सप्लेन नहीं करती। किनको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और कौन सा? कॉम्पटन इफेक्ट को। बेटा एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जो ये मेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो? क्वांटम का बेस भी बोल सकते हो, जिस पे क्वांटम टिकी हुई है, जिससे क्वांटम क्या हुई? स्टार्ट हुई। किसके? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो ये है हमारी क्वांटम फिजिक्स। क्यों क्वांटा नाम पड़ा है, एक नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, उसको भी अपन क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। किसको समझाने में? इन तीनों पॉइंट को समझाने के लिए। तब हमें क्या रिक्वायरमेंट रही? क्वांटम फिजिक्स, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले अपन को यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? हालांकि ये तो वही जो 12th में पढ़ा था है उतना ही, बस थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? एक दूसरे के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। इसको अपन x मान ले, इसको y मान ले, तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो वेव का प्रोपगेशन होगा, मतलब तरंग जो संचरित होगी, वो इन दोनों के ही क्या होगी? लंबवत होगी। तो कैसे होंगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो जो वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब ऐसे निकलता जाएगा, ऐसे निकलता जाएगा, और इस दिशा में डायरेक्शन में वेव क्या होगी? आगे बढ़ती जाएगी। तो ये कौन सी वेव कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वापस बोल सकते हैं एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन रहती है वो क्या रहती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, और प्रोपगेशन क्या रहता है? इन दोनों के ही क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए ये x डायरेक्शन में, ये कौन से डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में होगा? z डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये रहती है आपकी वेव, इसका जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है? इसकी वेलोसिटी रहती है c = 1/√m
म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सब अंडरस्टूड है, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या, इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपन बोल सकते हैं किसकी वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, नथिंग बट प्रकाश के मतलब लाइट वेव के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और प्रोपगेशन क्या रहता है, इसके भी परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा और डिस्कस करें तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नॉट क्या हो गया, चुंबकीय पारगम्यता। ये चुंबकीय पारगम्यता और ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता हो गया। अब एक खास बात और है बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है ना उसमें सारे गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये क्या शो कर सकता है, ये अपवर्तन भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ये क्या शो कर सकता है, ये ध्रुवण भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ये क्या दिखा सकता है, ये परावर्तन भी दिखा सकता है। अब अपन जानते हैं कि भाई जो वेव होती है उसमें 0 to इनफाइनाइट, इसमें 0 to इनफाइनाइट अर्थात 0 से लेके बेटा अनंत तक की सारी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य विद्यमान रहती है, ठीक है। तो अब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी क्या कर लेंगे, 0 से लेके अनंत तक सारी तरंग दैर्ध्य में बांट देंगे, और सबकी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग वेव्स कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए बेटा अपन लिखे यहाँ पे, तो एक हमने नाम सुना है गामा वेव, ठीक है, गामा रे बोल दीजिए, ठीक है। एक होगी यूवी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। एक कौन सी आ गई जिसको अपन बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट होगी इंफ्रारेड, क्या बोल दे, इंफ्रारेड। अब देखो बेटा इनको अलग मतलब इनके अलग जितनी भी इनकी फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग गामा रे बोल देंगे। गामा रे की शायद होती है मेगावोल्ट में, अपन ले तो 10⁵ से 10⁷ मेगावोल्ट, ये क्या रहती है, इसकी रेंज रहती है। या सिंपल वे में बोले तो अलग अलग रेंज के लिए देखो बेटा गामा, अल्ट्रा और इंफ्रारेड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्लेनेशन किया, फिर ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, और ये इनका अपन ने वेलोसिटी को क्या किया, डिस्कस किया। अब जो थोड़ी देर पहले हमने बोला था, क्या बोला था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही क्या है, क्वांटम फिजिक्स का क्या है, बेस है। तो क्वांटम फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आओ बेटा, अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले अपन को ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं उसके बारे में जानना क्या रहता है, जरूरी रहता है। तो सॉरी, ब्लैक बॉडी को अपन बोलते हैं कृष्णिका। तो कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने अंदर आने वाली 0 से अनंत तक की सारी तरंग दैर्ध्य को क्या कर लेगी, अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी। अब्जॉर्व कर लेगी इसका मतलब बाहर जाने नहीं देगी, अर्थात 0 से अनंत तक की सारी लैम्डा को क्या कर लेगी, अपने अंदर मतलब इंस्टॉल तो नहीं बोल सकते, अब्जॉर्व कर लेगी। अर्थात इसका अवशोषण गुणांक, क्या अवशोषण गुणांक कितना होगा बेटा, 1। इसका मतलब सारी की सारी तरंग दैर्ध्य को अपने अंदर क्या लेगी, कर लेगी, अब्जॉर्व कर लेगी। देखो मान तो अपन को बनाए, जैसे ब्लैक बॉडी बनाना हो अपन को तो कैसे बना सकते हैं, तो देखना ब्लैक बॉडी बनाने के लिए अपन एक खोखला क्या ले ले, जैसे मान लीजिए फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल को बीच में से क्या कर दिया, काट दिया, वैसा नहीं है। फुटबॉल को यदि रेडिएशन देखें तो वो तो कपड़े का होगा, जल जाएगा। तो ये ब्लैक बॉडी फुटबॉल को नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए एक धातु का बना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, ब्लैक पॉलिश कर देंगे या ब्लैक कलर कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लैक कलर। ये लीजिए अपन यहाँ पे ब्लैक कलर कर देते हैं। अपन क्या करें, ब्लैक बॉडी बना रहे हैं, बस ब्लैक बॉडी बनाने के लिए ब्लैक का मतलब काला, ठीक है। और क्या कर देंगे, एक ऐसी वस्तु जो काली हो, ये भी बोल सकते हैं, क्या कहला जाएगी, ब्लैक बॉडी। नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे समझ लीजिए कि भी एक ऐसी वस्तु जो काली हो, क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी, ठीक है। जैसे ठीक है, अब देखो आगे ब्लैक बॉडी बनाया, क्या लिया, मेटल का एक खोखला क्या लिया, एक गोलाकार क्या ले लिया आपने, एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको एक छेद रखा, उसमें क्या रखा है, एक छेद रखा। ये लीजिए हमने क्या दे दिया, यहाँ पे छिद्र दे दिया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अपन एक दीपक जला ले या चूल्हा जला ले। फॉर एग्जांपल चूल्हा जला लेते हैं, पेड़ सा बना रहा हूँ बट एक बार चूल्हा मान लेना, ठीक है। चूल्हा जलाएंगे तो क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा, विकिरणें निकलेगी, तो किसके अंदर जाएगी, ब्लैक बॉडी में जाएगी। ब्लैक बॉडी में जाएगी तो अभी बोला है कि ब्लैक बॉडी का अवशोषण गुणांक कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स ये सारी की सारी रेडिएशन चूल्हे की क्या होगी, चूल्हे की रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेगी, अब्जॉर्व कर लेगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जा रही है,
तो यहाँ पे जाके टकरा के वापस नहीं आएगी, वो क्या कर लेगा, अब्जॉर्व कर लेगा। हाँ थोड़ा बहुत मान लीजिए, अब सारा 100% तो क्या नहीं होता, 100% तो कोई चीज़ सही नहीं होती, इसका मतलब थोड़ा बहुत क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन देखो बेटा ये सब बनाने का फ़ायदा क्या है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो वापस कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये यहाँ पर भी तो क्या है, तो यहाँ पर भी ब्लैक बॉडी है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वापस अब्जॉर्व हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अब दूसरी रे निकली, तो ये मान लीजिए यहाँ पे वेव आई, यहाँ पे अब्जॉर्व होगी, यहाँ नहीं तो यहाँ पे होगी, यहाँ से मान लीजिए कोई आई तो यहाँ पे अब्जॉर्व हुई, यहाँ पे नहीं हुई तो बेटा जी यहाँ पे अब्जॉर्व हुई। तो अपन बोल सकते हैं ओवरऑल क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर अपन क्या करेंगे, चूल्हे को यहाँ से हटा देंगे। चूल्हा मतलब अपन क्या करें, इसको रेडिएशन दे रहे हैं, हटा दिए, चलो हटा दिए, ठीक है। अब अपन मान लीजिए इसको कोई टी टेम्परेचर पे रखें, क्या किस पे रखें, चूल्हे को हटा लिया, फिर रूम टेम्परेचर पे लाके रख देते हैं अपन, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे लाके अपन इसको यहाँ पे रख दिए। तो अब क्या करेंगे, अपन जानते हैं जो जितना अच्छा क्या होता है, अवशोषक होता है, वो उतना ही अच्छा क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है। क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है। जैसे मान लीजिए जो ब्लैक कलर क्या करता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी फील कराता है, तो सर्दियों में उतनी ज़्यादा ठंडक भी फील कराता है। क्यों, क्योंकि जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, उत्सर्जन भी करेगा। तो इसका मतलब जब अपन टी टेम्परेचर पर रखेंगे तो इस छिद्र से क्या होगी, इस छिद्र से 0 से अनंत तक की सारी रेडिएशन क्या होगी, इमिट होगी ना, सारी की सारी रेडिएशन इमिट होगी 0 से लेके अनंत तक की। तो अब अपन बोल सकते हैं कि ये क्या कर रही है, रेडिएशन को क्या कर रही है, इमिट कर रही है। इसका मतलब ये अब क्या काम कर रही है, ब्लैक बॉडी का काम तो पहले ही कर रही थी, लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और हाँ दूसरा बेसिक बात, इसका जो स्टडी सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम था ल्यूमर और प्रिंगशैम ने। किसका, कृष्णिका से उत्सर्जित कृष्णिका विकिरण का, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा देखना, कृष्णिका, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, देख लेने का ना, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण का जो सबसे पहले अध्ययन किया था बेटा, वो किया था ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा लैम्डा के बीच क्या किया था, ग्राफ देखा था। भाई रेडिएशन का क्या किया था, अध्ययन किया था, तो कुछ तो रिजल्ट आए ना। तो जो रिजल्ट आया बेटा वो क्या किए थे, उन्होंने बनाए थे एज अ ग्राफ। क्या बनाए थे, वेयर ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है बेटा, और ये हो गया लैम्डा, होगी तरंग दैर्ध्य, ये हो गई तरंग दैर्ध्य। देखो स्टूडेंट, इस ग्राफ को स्टडी किया किसने, ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने, ये तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है क्या, 2 टर्म बता रहा हूँ, उसको आपको समझना है। यदि ये टर्म क्लियर है तो आपको खुद ही आप क्या कर लोगे, इसके जो रिजल्ट आए आप लिख सकते हो। देखो कैसे, पहले समझना बेटा, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य का मैक्सिमम मान, और EM क्या है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मैक्सिमम मान। किसके रेस्पेक्ट में, लैम्डा मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा यहाँ पे ई लैम्डा, ठीक है, कौन से एक्सिस पे है, मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे आ गया ये ई लैम्डा, और ये आ गया वाई पे। ठीक है, तो अब देखो ई लैम्डा मैक्सिमम इसका कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर ही मिला है ना। कब, जब टेम्परेचर कितना हो, 1500 केल्विन। तो देखो ई लैम्डा पे जो लैम्डा का मान आएगा वो क्या कहलाएगा, लैम्डा मैक्सिमम। समझ रहे हो, लैम्डा का वह मान जो किस पे मिले, EM पे मिले। ठीक है, और EM को भी आप क्या बोल सकते हो, तो EM लैम्डा मैक्सिमम पर जो EM का मान होगा वही क्या कहलाया जाएगा, इसका उल्टा बोल सकते हैं, क्या, EM। अब देखो बेटा, अब इसके क्या करते हैं, अपन डिस्कशन करते हैं कि इसके क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहला रिजल्ट तो सिंपल सा है, देखने को मिलता है कि बताओ ये ग्राफ कहीं पे टूट रहा है क्या, टूट रहा है इन सेंस कि भाई ऐसा कुछ मिल रहा है क्या आपको, ग्राफ कहीं पे नहीं मिल रहा। इसका मतलब बोल सकते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा के बीच जो ग्राफ मिला, अर्थात ई लैम्डा व लैम्डा के बीच जो ग्राफ मिला, ठीक है, वो ग्राफ क्या है बेटा, वो है कांस्टेंट ग्राफ, जिसको अपन बोल सकते हैं
कौन सा ग्राफ कांस्टेंट आ गया क्या? ठीक है सर। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या मिला? सतत मिलता है, कहीं पर भी टूटता नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ बेटा, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 0। इसका मतलब जैसे जैसे लेमडा बढ़ता है ई लेमडा का मान सब में देख लो बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है ना बेटा। देखो ये मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, और फिर धीरे 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 क्या होने लगता है? कम होने लगता है। दैट मीन्स इसको अपन लिख कैसे सकते हैं? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा। दूसरा पॉइंट है बेटा, देखना, ई लेमडा का मान, ई लेमडा का मान विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा। पहले क्या होता है बेटा? पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और फिर क्या होने लगता है? घटने लगता है, घटने लगता है। तो ये कौन सा रिजल्ट आ गया? दूसरा रिजल्ट आ गया। तीसरा रिजल्ट देखो बेटा, एक चीज देखो, ये क्या है? टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ है। जैसे हमने ब्लैक बॉडी को T बराबर किस पे रखा था? पहले तो रूम टेम्परेचर पे रखा था। किस पे रखा था? रूम टेम्परेचर पे। अब बेटा अलग अलग टेम्परेचर करें तो देखो, पहले टेम्परेचर बढ़ाना है हमको, 1500, 2000, 2500। ठीक है, तो देखो जब 1500 पे ग्राफ है, टेम्परेचर रखा, तो लेमडा की वैल्यू ये आई, ये लेमडा मैक्सिमम आ रहा है ना ये लेमडा के रिस्पेक्ट में, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, अब जैसे 1500 से 2000 पे जा रहे हैं तो देखो लेमडा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और फिर जब 2500 पे जा रहे हैं तो लेमडा और कम हो रहा है। इसका मतलब लेमडा कौन सा कम हो रहा है? लेमडा एम। कौन सा कम हो रहा है? लेमडा एम। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि लेमडा, इसका मतलब लेमडा एम प्रपोज। ऐसे अपन वापस डिस्कशन करें तो देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बेटा, तो लेमडा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं लेमडा मैक्सिमम। लेमडा मैक्सिमम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? प्रोपोर्शनल तो हो गया 1/T, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल क्या हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक सिंपल सा और सुंदर सा कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको अपन बोलेंगे, देखिए ये हो जाएगा लेमडा एम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा b, और 1/T। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? b इक्वल्स टू आ गया लेमडा इंटू टी, जिसको अपन बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। क्या बोलते हैं? वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक है, देखो आगे तो कौन से, एक तो ये बनाया, दूसरा ये बनाया, और तीसरा क्या बनाया? वीन के विस्थापन नियम तक के। अब देखना बेटा, यदि आपको कोई बोले कि लेमडा का मान निकालो या ई एम का मान निकालो, ई मैक्सिमम का मान, देखना तो ई मैक्सिमम का मान कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी टेम्परेचर के लिए। देखो ये जब अपन 1500 रखते हैं ना, इस पे ई एम का मान आता है, और 2000 रखते हैं, इस पे ईएम का मान आता है, और 2500 रखते हैं, इस पे ईएम का मान आता है ना। तो आपको कोई पूछ ले कि वैल्यू कितनी आएगी बताओ, किस पे? टेम्परेचर पे। तो ई लेमडा का मान, देखना बेटा, ई लेमडा का मान टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? टेम्परेचर की पावर 5 के क्या रहता है? प्रोपोर्शनल रहता है। अर्थात स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मैक्सिमम मान टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? टेम्परेचर की पावर 5। तो ये कौन सा बनाया? पहला, दूसरा, तीसरा, इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा? चौथा स्टडी के लिए। अब अपन पढ़ेंगे पांचवा स्टडी। देखो दो क्वांटिटी होती है, एक तो होता है ईएम अर्थात स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मैक्सिमम मान, एक होता है टोटल मान। टोटल मान का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल कितनी दी उसने, टोटल स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कितनी दी। तो कभी टोटल निकालने का बोल देना ई टोटल, तो बेटा ई टोटल होता है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, किसका हो जाएगा? ई एम का, विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा, विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी लेमडा। अच्छा वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू होती है बेटा, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे एक बार ही हटा रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू होती है सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा टी की पावर 4। इसको ई एम नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ई टोटल, कितना? सिग्मा टी की पावर 4। अब देखो बेटा, इसको भी एक नियम बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या होता है? जो कुल स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता होती है वो क्या होती है? सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा, वेयर इज द सिग्मा? स्टीफन कांस्टेंट। वेयर द सिग्मा इज नथिंग बट स्टीफन
कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। पहले क्या बताई, परिभाषा क्या बताई बच्चा, 0 से इनफाइनाइट तक की सारी रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब भी करे और इमिट भी करे। ठीक है, ये छिद्र क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ये ग्राफ वाला, किसने अध्ययन किया, ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने। किस किस पे किया, सॉरी, तो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में कि भी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के मध्य कैसा ग्राफ आया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ क्यों लिए, अलग अलग टेम्परेचर पे लिए सर। ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, पहले देखा ग्राफ नहीं टूट रहा, इसका मतलब ग्राफ क्या है, सतत है। ठीक है, दूसरा क्या देखा, पहले ई लैम्डा का मान बढ़ता है सर, फिर मैक्सिमम होता है और फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा क्या देखा कि लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या रहता है, 1/, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से अपन ने निकाल लिया विन का विस्थापन नियम। और फिर लास्ट में क्या देखा, लास्ट में ये देखा कि जो टोटल स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती है बेटा, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन कर दो 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि सारी वेवलेंथ होगी ना, तो ई लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी आती है इंटीग्रेशन की, सिग्मा टी की पावर 4, जिसको अपन स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं, वेयर द सिग्मा इज नथिंग बट स्टीफन कांस्टेंट। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज क्वांटम स्टार्ट की, क्वांटम का बेसिक बताया, बेसिक बताने के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक करवाया। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।